नमस्कार। आजकल चुनाव सिर्फ रैलियों, भाषणों और नारों से नहीं जीते जाते। नहीं, अब ये एक तरह के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बन गए हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे डेटा, स्ट्रैटेजी और एकदम सटीक प्लानिंग से बनाया जाता है। तो चलिए, आज इसी मॉडर्न पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट को समझने के लिए एक विधानसभा क्षेत्र की केस स्टडी को करीब से देखते हैं। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक सियासी रणभूमि है। ये है मेघालय का बाजेंडोबा निर्वाचन क्षेत्र, और आज हम उसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जिसे खास तौर पर यहां जीत हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस पूरी सोच का, इस पूरे अप्रोच का एक ही मूल मंत्र है। चुनाव मतलब गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग, यानी एक चुनाव को किसी जटिल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह देखना जिसे डेटा और एक सिस्टमैटिक अप्रोच से हल किया जा सकता है। तो चलिए, बाजेंडोबा के सियासी मैदान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, कोई भी रणनीति बनाने से पहले वहां के चुनावी आंकड़ों और सबसे जरूरी वहां के वोटरों की असल जिंदगी को समझना पड़ता है। अब ये नंबर देखिए, 86.65%। ये 2023 के चुनाव में बाजेंडोबा का वोटर टर्नआउट था। इतना ऊंचा टर्नआउट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है ना, ये बताता है कि यहाँ के मतदाता कितने जागरूक और सियासी तौर पर सक्रिय हैं। इसका मतलब साफ है, यहां जीत हार का फैसला कुछ लोगों को मनाने से नहीं, बल्कि अपने समर्थकों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने की क्षमता पर निर्भर करता है। यहां हर एक वोट कीमती है। अब जरा इन नतीजों पर गौर कीजिए। जीतने वाली पार्टी एनपीपी को कुल 34% वोट मिले, यानी एक तिहाई से बस थोड़ा सा ज्यादा। दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टियों में फासला ना के बराबर था, और जीत का अंतर सिर्फ 2316 वोट। जब मुकाबला इतना करीबी हो और वोट इतने बटे हुए हों, तो कोई बड़ी लहर पैदा करने से ज्यादा जरूरी हो जाता है बूथ लेवल पर सटीक मैनेजमेंट। तो सवाल उठता है कि यहां के लोगों के असल मुद्दे क्या हैं, वो किन बातों पर वोट करते हैं। लिस्ट बिल्कुल साफ है। खराब सड़कें, पानी की किल्लत, बार बार बिजली जाना, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये आंकड़ों के पीछे की असल कहानियां हैं, और इन्हीं समस्याओं की समझ पर एक सफल अभियान की नींव रखी जाती है। तो इस मुश्किल सियासी समीकरण को हल करने के लिए एक खास स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया गया। इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। आइए समझते हैं कि ये 4 आयामी रणनीति आखिर है क्या। चतुर्मुख सिद्धांत का मतलब है एक ऐसी व्यापक रणनीति जो चुनाव को एक नहीं बल्कि 4 अलग-अलग नजरियों से देखती है। इन चारों पहलुओं को जब एक साथ साधा जाता है, तभी एक मजबूत और असरदार अभियान खड़ा होता है। पहला मोर्चा है चुनावी, यानी कि नंबरों का खेल। इसमें वोट शेयर, पोलिंग बूथ के पैटर्न और डेमोग्राफिक डेटा का गहराई से विश्लेषण होता है। ये समझने की कोशिश की जाती है कि जीत का गणित कहां से, किन इलाकों से और किन समुदायों से होकर गुजरता है। दूसरा मोर्चा है संगठनात्मक, मतलब जमीनी ताकत। एक ऐसा नेटवर्क बनाना जिसमें हजारों वॉलंटियर्स, बूथ मैनेजर और स्थानीय नेता शामिल हों। यही वो लोग हैं जो कागज पर बनी रणनीति को उतारकर जमीन पर हकीकत में बदलते हैं। तीसरा और शायद सबसे अहम मोर्चा है नैरेटिव, यानी अभियान की कहानी। एक ऐसा संदेश गढ़ना जो लोगों की असल समस्याओं जैसे पानी, सड़क और बिजली से सीधा जुड़े। ये कहानी सिर्फ वादों की नहीं, बल्कि भरोसा बनाने की होनी चाहिए। और चौथा मोर्चा है संसाधन। ये अभियान का ईंधन है। इसमें फंड्स, प्रचार सामग्री और टेक्नोलॉजी का सही प्रबंधन शामिल है, ताकि हर रुपए का और हर मिनट का सबसे ज्यादा असर हो सके। तो ये तो हुई रणनीति की बात, पर इसे असलियत में उतारा कैसे जाता है? देखिए, एक सफल अभियान घड़ी की सुइयों के साथ चलता है। आइए चुनाव से पहले के उन अहम 90 दिनों की उल्टी गिनती पर एक नजर डालते हैं। सब कुछ एक तय समय पर होता है। 90 दिन पहले डेटा की एनालिसिस और टीम की ट्रेनिंग से शुरुआत होती है। 60 दिन पहले घर घर जाकर लोगों से संपर्क साधा जाता है। 30 दिन पहले रैलियों और सोशल मीडिया से माहौल बनाया जाता है, और आखिरी हफ्ते में हर एक समर्थक को वोट डालने के लिए तैयार किया जाता है। ये किसी मिलिट्री ऑपरेशन से कम नहीं होता। और आज की डिजिटल दुनिया में यही रणनीति कुछ इस तरह दिखती है। गांव के लेवल पर जानकारी पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाना, स्थानीय भाषा में छोटी छोटी वीडियो रील्स तैयार करना, अफवाहों से लड़ने के लिए एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाना, और ये समझने के लिए सोशल मीडिया को सुनना कि कौन सा संदेश लोगों के दिलों को सबसे ज्यादा छू रहा है। तो हमने देखा कि कैसे डेटा और स्ट्रैटेजी से एक चुनाव को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन इसके बड़े मतलब क्या हैं?
क्या डेटा पर आधारित राजनीति एक दो-धारी तलवार साबित हो सकती है? और जब हम डेटा की बात करते हैं, तो एक और जरूरी पहलू सामने आता है, प्राइवेसी और सहमति का। भारत के नए डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत हर व्यक्ति के डेटा पर उसका अधिकार है। किसी भी जानकारी का इस्तेमाल करने से पहले सहमति लेना जरूरी है। ये सिर्फ एक कानूनी बात नहीं, बल्कि भरोसे का सवाल भी है। ये अप्रोच राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। हम करिश्माई नेताओं पर टिके अभियानों से आगे बढ़कर डेटा पर आधारित गवर्नेंस मॉडल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ फोकस सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि लोगों की समस्याओं को सिस्टमैटिक तरीके से पहचानना और उन्हें हल करने का एक ढांचा बनाना है। और यह हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हर एक समस्या का डेटा के जरिए नक्शा बनाया जा सकता है, तो क्या हर एक वादे की परफॉर्मेंस को भी मापा जा सकता है? क्या ये राजनीति में जवाबदेही के एक नए दौर की शुरुआत है, जहां नेता सिर्फ वादे नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें पूरा करने का हिसाब भी देंगे? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080-420-4160 पर कॉल करें। राजनीति से पड़े एक उद्देश्य।